गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, उर्वरक तथा खाद। क्लास 9th का एक टॉपिक है और साथ में डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे मैंने ये पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था, लेकिन वीडियो चालू करना ही भूल गया था। इस चक्कर में ये पूरा का पूरा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने पहले पढ़ा दिया था, वीडियो चालू करने में दिक्कत हो गई थी, इसलिए अब इसको वापस पढ़ाना पड़ेगा और फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है। फर्टिलाइजर और मैन्योर, उर्वरक और खाद, ये दोनों ही खेतों में डाले जाते हैं, फसलों में डाले जाते हैं। पहली बात तो ये, खेतों को अच्छा फसल करने के लिए, अच्छी फसल उगाने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। आगे जानेंगे खाद और उर्वरक होता क्या है। ठीक है। लेकिन देखो, खाद और उर्वरक के इस्तेमाल से भी पहले हमारे भारत में ना एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं हरित क्रांति। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति ना गेहूं के लिए हुई थी। हरित क्रांति हुई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, गेहूं का प्रोडक्शन को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाए। और हरित क्रांति सक्सेसफुल भी हुआ था अपने इस काम में। ठीक है। और हरित क्रांति का जो फादर है, पिता है, वो किसको मानते हैं हम? MS स्वामीनाथन को मानते हैं। ऐसे ही हमारे भारत में एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति, सफ़ेद क्रांति। सफ़ेद क्रांति दूध से रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है सफ़ेद मतलब दूध। सफ़ेद क्रांति किया किसने था? सफ़ेद क्रांति का फादर किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को। किसको मानते हैं? वर्गीस कुरियन को। ठीक है। अब जब हम फसलों के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम फसलों के प्रकार भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि 9th में आपका ये टॉपिक में है भी और डीएलएड में कई बार पूछा जाता है। ठीक है। इसलिए फसलों के मेन 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मेन 3। फसलों के मेन होते हैं 3 टाइप। उसमें जो सबसे पहला टाइप होता है आपका खरीफ फसल। कौन सा फसल? खरीफ फसल। ठीक है। खरीफ फसल आपने पहले भी पढ़ा होगा। खरीफ फसल वो फसल होता है जिसे कि गर्मियों में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? गर्मियों में। और इन फसलों को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। तो खरीफ फसल ना बिल्कुल जब कड़कड़ाती धूप होती है और जब बारिश का शुरुआत होता है, ठीक है, एक समय ऐसा होता है ना जब बारिश भी होती है और धूप भी होता है, उस समय खरीफ फसल को उगाया जाता है। ठीक है। खरीफ फसल को अगर पूछा जाए किस महीने में बोया जाता है तो जून और जुलाई के महीने में। किस में? जून और जुलाई के महीने में। जे मतलब जून और जुलाई। और काट लिया जाता है ठंडी आने से पहले, अक्टूबर और नवंबर में इनको काट लिया जाता है। ठीक है। खरीफ फसलों को अगर आपने कभी खेत देखा हो या फिर थोड़ा बहुत भी आपके आसपास खेत हो तो आपको पता होगा कि जो चावल होता है वो एक खरीफ फसल है। चावल को भी हम गर्मियों में उगाते हैं। ठीक है। तो चावल हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, गन्ना हो गया, ठीक है, सोयाबीन हो गया और कपास हो गया। ये इंपॉर्टेंट आपके खरीफ फसल हैं। इसके अलावा आप मूंग और उड़द भी याद कर सकते हो। ठीक है। तो याद रखना है, चावल, मक्का, बाजरा, गन्ना, ज्वार, सोयाबीन, कपास, ये इंपॉर्टेंट खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है, ऐसा कोई सवाल आपको दे सकता है। तो पता होना चाहिए आपको खरीफ फसल कौन कौन से हैं। खरीफ फसल वो इनको गर्मियों में उगाते हैं और इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है। गर्मी कब होती है? जून जुलाई में होती है। तो जून जुलाई में बो लेते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं। ठंडियों से पहले काट लेते हैं। ठंडी अक्टूबर नवंबर में ठंडी आने लगती है ना, तो ठंडी से पहले इनको काट लेते हैं। तो काटते हैं अक्टूबर नवंबर। ON मतलब अक्टूबर और नवंबर। अगला हम पढ़ रहे थे कि रबी फसल। क्या? रबी फसल सर्दियों के मौसम में जिन फसलों को उगाते हैं ना उसको बोलते हैं रबी फसल। क्या बोलते हैं? रबी फसल कहते हैं। ठीक है। और रबी फसल को सिंपल से बताया, कम पानी की जरूरत होती है, क्योंकि इनको सर्दियों के समय बारिश होती तो नहीं है ना, बिल्कुल भी, बहुत कम होती है सर्दियों के समय बारिश। तो रबी फसल को हम सर्दियों में उगाते हैं और रबी फसल को बारिश की क्या होती है? कम जरूरत होती है, पानी की कम जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि रबी फसल को ना बोया कब जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि रबी के फसल को कब बोया जाता है। ठीक है। तो रबी के फसल को अगर बोने के समय की बात करें, बोया कब जाता है, तो कॉमन सेंस लगाओ, ठंडियाँ कब आती हैं? अक्टूबर और नवंबर में। तो रबी के फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। खुद दिमाग लगाओ, जो खरीफ की फसल है ना उसको अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं हम लोग, और रबी की फसल को अक्टूबर नवंबर में हम बोते हैं। ठीक है। और इसको काटते हैं कब हम? इसको हम काटते कब हैं? अगर आपसे पूछा है इसको काटते कब है, तो अप्रैल और मई के बीच में। अप्रैल और मई के बीच में, AM। ठीक है। याद रखना इसको, अप्रैल और मई के बीच में हम इसको काट लेते हैं रबी की फसल को। रबी की फसल के कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आलू और मटर। क्या? आलू और मटर। ठीक है। आलू मटर के घर में सब्जी बनती है ना, तो आलू भी रबी फसल है और मटर भी रबी फसल है। ठीक है। इसके अलावा गेहूँ हो गया, गेहूँ को सर्दियों में बोया जाता है, इतना तो बहुत लोगों को पता होता है। एक होता है जौ, ठीक है, एक होता है चना, ठीक है,
इसके अलावा सरसों हो गया आपका, सरसों इंपॉर्टेंट है, खरीफ रबी फसल है, ये लोग इसको खरीफ मानते हैं लेकिन ये रबी फसल है एक्चुअली में, ठीक है। तंबाकू हो गया, तंबाकू भी कौन सा फसल है, रबी फसल है, ठंडी में बोया जाता है, ठीक। तो ये रबी फसल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है, साइंस में भी काम आएगा और हिस्ट्री में भी काम आएगा। तो तीसरे टाइप की जो हमारी फसल होती है उसको बोलते हैं जायद फसल। क्या बोलते हैं हम लोग, जायद फसल। जो तीसरे टाइप की जो फसल होती है ना उसको हम बोलते हैं जायद फसल, ठीक है। अब जायद फसल के बारे में खास बात क्या होती है सुनिए। देखो, खरीफ फसल आपने बोया, आपने कौन सा फसल बोया, खरीफ, और आपने रबी फसल बोया, ठीक है, आपने कौन सा फसल बोया, रबी। तो खरीफ और रबी फसल के बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। जैसे देखो, इसको हम जो रबी फसल होता है उसको अप्रैल और मई में हम काट लेते हैं, ठीक है। तो खरीफ और रबी फसल के बीच में ना 1-2 महीने का गैप मिल जाता है किसानों को। तो किसान ना इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, जो इनके बीच में 1-2 महीने का समय मिलता है, इन दोनों फसलों के बीच में 1 महीने का समय, उस समय में किसान क्या करते हैं, कुछ फसलें उगाते हैं। उन फसलों को बोलते हैं जायद फसल। ये जो फसल होते हैं ये कड़कड़ाती धूप में बहुत जल्दी उग जाते हैं, 1-2 महीने के समय में उग जाते हैं। इन फसलों के एग्जाम्पल होते हैं जैसे खरबूज हो गया आपका, ठीक है, और आपका हो गया तरबूज हो गया, ठीक है, खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ठीक है, खीरा हो गया, खीरा, ककड़ी हो गया। तो ये जो बहुत सारे होते हैं ना फसल, जैसे सूरजमुखी हो गया, क्या हो गया, सूरजमुखी। तो ये जो फसलें होती हैं ना जो 1-2 महीने में उग जाती हैं और रबी और जायद के बीच में उगाई जाती हैं, इनके बीच के रबी और खरीफ के बीच के समय में उगाई जाती हैं, उन फसलों को बोलते हैं हम लोग जायद फसल। क्या बोलते हैं, जायद फसल, ठीक है। आगे चलते हैं। जब भी कोई इंसान खेती करता है ना तो खेती करते टाइम बहुत सारी समस्याएं आती हैं, नॉर्मल सी बात ये है, ठीक है। तो मोस्टली समस्याओं के बारे में तो आपको पता है, जैसे कि सिंचाई के पानी का कमी पड़ जाना। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी देना। तो सिंचाई में एक कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे एक समस्या ये होती है कि सिंचाई सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है। सिंचाई प्रॉब्लम हो जाती है। सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी देना, तो पानी की कमी पड़ती है तो एक प्रॉब्लम होता है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो आपको पता है, सिंचाई की कमी होना, ठीक है। और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार क्या हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं खेत में, तो खेत में कीड़े लग जाना। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम तो होती रहती हैं, लेकिन हम ऐसे समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो आपके क्लास 9th की बुक में है और जो आपको नहीं पता होंगे, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो समस्याएं जो होती है ना, खेती में जो प्रतिरोधक होते हैं, ठीक है, खेती में जो प्रतिरोधक होते हैं, प्रतिरोधक मतलब रोकने वाले, ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 2। एक होता है जैविक प्रतिरोधक और एक होता है अजैविक प्रतिरोधक। एक होता है जैविक प्रतिरोधक मतलब रुकावट, जैविक प्रतिरोधक, ठीक है, और एक होता है अजैविक प्रतिरोधक, ठीक है। जब भी कोई इंसान खेती करता है तो 2 तरीके की रुकावट मिलता है, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक का मतलब होता है जिंदा, तो कई बार खेतों में ना कीड़े लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, कीड़े। तो कीड़े तो जिंदा होते हैं। कई बार खेतों में ना बीमारियां फैल जाती है, फसलों में क्या फैल जाती है, बीमारियां। अब बीमारी भी तो बैक्टीरिया, कीटाणु ये सब फैलाते हैं ना, और बीमारी भी फैलाने वाले जो बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं वो भी तो जिंदा ही होते हैं ना। तो चाहे कीड़े लग गए या फिर बीमारियां हो गई फसलों में, ठीक है, या फिर फसलों में बहुत सारे खरपतवार आ गए, फसलों में क्या आ गए, बहुत सारे खरपतवार किसे बोलते हैं, जब कोई इंसान खेती करता है तो खेती के साथ साथ ना कुछ बेकार की चीज़ें उग जाती हैं, जैसे घास उग जाता है खेतों में। तो ये जो खरपतवार होते हैं ना, ये भी प्रॉब्लम होते हैं खेती के टाइम में। तो ये सारे जैविक प्रतिरोधक होते हैं, ठीक है, क्योंकि कीड़े भी जिंदा होते हैं, खरपतवार भी जिंदा होते हैं, जो घास होगा वो भी तो जिंदा ही हुआ ना, और जो बीमारियां जो फैलाते हैं वो भी तो जिंदा बैक्टीरिया ही होते हैं, ठीक है। तो कीड़े, बीमारी और खरपतवार, इनको बोलते हैं जैविक प्रतिरोधक, मतलब जिंदा वाले प्रतिरोधक। अजैविक प्रतिरोधक कौन से होते हैं खेती में, आपका जैसे हो गया टेम्परेचर। क्या हो गया, टेम्परेचर यानी कि तापमान जिंदा तो नहीं होता, मृत चीज़ है। तो तापमान मान लो अच्छा नहीं है, या मान लो बारिश अच्छी नहीं हुई, क्या अच्छी नहीं हुई, बारिश अच्छी नहीं हुई, ठीक है। या मान लो ज़मीन आपका ख़राब है, ठीक है, किसान का ज़मीन ख़राब है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जिंदा तो नहीं होता ना, ये चीज़ तो मृत चीज़ें होती हैं। तो तापमान हो गया, बारिश हो गया, ज़मीन हो गया, ठीक है, या फिर बाढ़ आ गया, मान लो क्या आ गया, बाढ़ आ गया या सूखा पड़ गया। तो ये सभी चीज़ें जिंदा चीज़ तो नहीं होती है, मृत चीज़ें ही तो होती है ना। तो ये सब जो रुकावट होती है इनको बोलते हैं अजैविक रुकावट, ठीक है। जो
रुकावट जिंदा नहीं होते उनको बोलते हैं अजैविक रुकावट, अजैविक प्रतिरोधक। ठीक है, और जो जिंदा होते हैं जैसे कीड़े हो गए, खरपतवार हो गई और कुछ बीमारियां हो गई, ये होते हैं जैविक प्रतिरोधक। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक खाद के बारे में। किसके बारे में? खाद के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक खाद के बारे में। खाद, ठीक है, या फिर जिसको खाद ऐसे भी लिखते हैं, तो आप जो आपके बुक में है आप वो मान लेना खाद के बारे में। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैन्योर। किसकी क्या बोलते हैं? मैन्योर। तो खेती जो भी थोड़ा बहुत करता है या फिर नहीं भी करते होंगे आप खेती, तो आपको पता होगा कि खेतों में ना खाद डाला जाता है, पौधों में ना या फिर फसलों में खाद डाला जाता है, ताकि फसलों को ना ज़्यादा अच्छे से क्या मिले? न्यूट्रिशन मिले। ठीक है, खाद होता क्या है? सड़ी गले खाद होता क्या है कि हम खाद ना, जैसे पत्ते होते हैं, मान लो पत्ते, पेड़ों के पत्ते टूट के नहीं गए, या फिर जानवरों के जैसे गोबर हो गया, जैसे क्या हो गया? गोबर हो गया। ठीक है, और भी, और जैसे हो गए केले के पत्ते हो गए, गोबर हो गया। ठीक है, और बाकी फल हो गया, सब्जी हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, पत्ते, गोबर, फल, सब्जी और जितना भी वेस्ट जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, इन सब चीज़ों को ना, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं हम? इन सब चीज़ों को सड़ा गलाकर, इन सब चीज़ों को सड़ा गलाकर क्या करते हैं हम लोग? खाद बनाते हैं। इन सब चीज़ों को सड़ा गलाकर क्या करते हैं हम लोग? खाद बनाते हैं, और उसी खाद को खेत में डाला जाता है। खाद मतलब वही होता है, ये जो होती है ना, पत्ते हो गए, गोबर हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, इन चीज़ों को ना सड़ा दिया जाता है, गला दिया जाता है। सड़ता गलता कैसे है? इन चीज़ों को ना गड्ढे में डाल दिया जाता है। ये सारा का सारा चीज़ जमा करके इनको किस में कर देते हैं? गड्ढे में डाल देते हैं। ठीक है, और उस गड्ढे को ना 2-3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 महीने बाद ये जितना भी सामान होता है ना, ये एक काला काला मिट्टी की तरह खाद बन जाता है। ये सब जितना भी सामान होता है ये काला काला खाद बन जाता है। ठीक है, अब इन चीज़ों में ना बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। गोबर हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गया, पत्ते हो गए, इनमें ना बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो जो खाद बनता है ना, जो खाद बनता है, उस खाद को फिर हम पेड़ पौधों में देते हैं, तो पेड़ पौधों को बहुत सारा न्यूट्रिशन मिलता है। तो खाद ये जो होता है ना, खाद होता है नेचुरल। खाद क्या होता है? नेचुरल चीज़ होती है, प्राकृतिक चीज़ होती है। ठीक है, जिससे कि ऐसे बनाया जाता है, पत्ते, गोबर, फल, इन सब्जी, इन सबको सड़ा गलाकर बनाया जाता है, और फिर पेड़ पौधों में, खेतों में डाला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें खाद कितने तरीके के होते हैं, तो खाद भी होते हैं 2 तरीके के। एक होता है वर्मी खाद, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, एक होता है वर्मी कंपोस्ट। जो खाद होते हैं ना, वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, या फिर आप बोलो खाद बनाने के तरीके होते हैं 2। ठीक है, एक तरीका होता है वर्मी कंपोस्ट, या फिर एक जो खाद होता है ना, उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, खाद भी 2 तरीके के होते हैं। पहला जो खाद है वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट ऐसे खाद को बोलते हैं जिसे बनाने के लिए हम लोग पत्ते लेते हैं, गोबर लेते हैं, ठीक है, फल फूल सब्जी जितना मर्जी है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ, इन सब चीज़ों को लेते हैं, और इन सब चीज़ों को एक गड्ढे में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? गड्ढे में डाल देते हैं, और गड्ढे में डालने के बाद 2-3 महीने बाद छोड़ देते हैं। 2-3 महीने छोड़ने के बाद वो खुद ब खुद खाद में बदल जाता है। तो वो जो खाद बनता है ना, उस खाद को हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्ट वो खाद होता है जो खाद पत्ते, गोबर और जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, इन सब चीज़ों को गड्ढे में डालकर सड़ा कर 2-3 महीने बाद बनता है। ठीक है, एक दूसरा जो खाद होता है उसको बोलते हैं हम हरी खाद। क्या बोलते हैं? हरी खाद। ठीक है, हरी खाद। हरी खाद क्या होता है? किसान ना अपना मेन फसल उगाने से पहले, किसान को जो मेन फसल उगाना है ना, किसान उसको उगाने से पहले ना अपने खेत के ऊपर ना कोई भी हरी चीज़ उगा लेता है। कोई भी हरी चीज़ उगा लेता है। ठीक है, कोई भी हरी चीज़ उगा लेता है, कुछ भी हो सकता है वो हरी चीज़। ठीक है, किसान चाहे तो अपने खेत पे मान लो घास ही उगा ले, अब किसान की खुद की मर्जी है। ठीक है, तो किसान क्या करता है? अपना मेन फसल उगाने से पहले अपने फसल पर कोई भी हरी चीज़ क्या कर लेता है? उगा लेता है। क्या लेता है? उगा लेता है। और जब ये हरी चीज़ उग जाती है ना किसान के खेत पे, तो किसान क्या करता है? अपने हल की मदद से खेत को जोत देता है। खेत को क्या कर देता है? जोत देता है। तो खेत जोतने का मतलब वही होता है कि खेत में हल मार मार के पूरा खेत का मिट्टी जो होता है ना, उसको बिल्कुल वो कर देता है, कुन्नी कुन्नी कर देता है मिट्टी को, हल मार मार के। ठीक है, तो किसान सबसे पहले कोई भी हरी चीज़ उगाता है और फिर पूरे खेत को क्या करता है? जोत देता है। तो ये जितनी भी हरी चीज़ किसान उगाता है ना, वो जितनी भी हरी चीज़ होती है ना, वो ज़मीन के अंदर मिल जाती है। जोतने के बाद ज़मीन के अंदर क्या हो जाती है?
ज़मीन के अंदर मिल जाती है। ठीक है, मिल जाती है। अब ये जो हरी चीज़ किसान ने उगाई थी वो ज़मीन के अंदर मिल गई, और फिर ज़मीन के अंदर जाकर ये जितनी भी हरी चीज़ होती है ना वो ऑटोमेटिक खाद में बदल जाती है, और फिर न्यूट्रिशन देती है मेन फसल को, जो बाद में उगाया जाता है, और पूरे का पूरा जो खेत होता है ना उसको क्या कर देती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देती है। ठीक है, तो हरी चीज़ हमने उगाई, फिर इसी को जोत दिया, और फिर जब जोत देंगे तो वो ये जितनी भी हरी चीज़ उगाई थी वो चला गया खेत के अंदर, और खेत के अंदर जब ये हरी चीज़ चली जाएगी तो इस हरी चीज़ में जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो किसको मिल जाएगा, खेतों को मिल जाएगा, वो ज़मीन को मिल जाएगा, और ज़मीन क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। तो इसको हरी खाद बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हरी खाद बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा उर्वरक। वो हमारा क्या है, उर्वरक है, उर्वरक। ठीक है, फर्टिलाइजर, क्या है, फर्टिलाइजर। ठीक है, ठीक है। उर्वरक क्या होता है, उर्वरक ना केमिकल होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, केमिकल। फर्टिलाइजर होते हैं केमिकल, रसायन होते हैं। ठीक है, उर्वरक ऐसे रसायन होते हैं जिसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। किस में बनाया जाता है, फैक्ट्री में, और ये भी खाद की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, खाद की तरह। ठीक है, खाद बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, पहले बहुत सारा पेड़ पत्ता गोबर जमा करो, फिर उसको जाके गड्ढे में डालो, फिर वो सड़ेगा 2-3 महीने, तब जाके खाद बनेगा। लेकिन उर्वरक में तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उर्वरक एक तरीके का क्या होता है, केमिकल होता है। ये केमिकल लाओ और सीधे खेतों में डाल दो, सीधे क्या कर दो, खेतों में डाल दो। ठीक है, उर्वरक का फायदा क्या होता है कि उर्वरक के अंदर ना बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है, और क्या होता है, पोटेशियम। ठीक है, उर्वरक के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। और उर्वरक हमारे खेतों को ये तीनों चीज़ें बहुत भर भर के देता है, जिससे हमारा जो खेत होता है वो क्या बनता है, उपजाऊ बनता है, और हमारी खेती अच्छे से होती है। लेकिन क्योंकि उर्वरक एक केमिकल है, तो अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया, इसका क्या किया, ज़्यादा इस्तेमाल किया, अगर हमने इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया तो जो खेत होते हैं ना खराब हो जाते हैं। खेत क्या हो जाते हैं, खराब। खेत जो होता है ना, जो उपजाऊ खेत होता है वो परमानेंट खराब हो जाता है, खेत हो जाता है खराब, क्योंकि है तो एक केमिकल ही, धीरे धीरे खराब तो कर ही देगा खेत को। तो खेत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उर्वरक के बारे में ये एक बेकार बात है कि ये खेत को खराब कर देता है। अगली बात ये कि उर्वरक चाहे कितना भी अच्छा ले लो आप, कितना भी अच्छे कंपनी का ले लो, उर्वरक है तो एक केमिकल ही, है तो ये एक रसायन ही। ठीक है, तो उर्वरक है तो एक केमिकल ही। तो मान लो किसी किसान ने उर्वरक को खेतों में छिड़क दिया, खेतों में क्या कर दिया, छिड़क दिया। अब उसके बाद अगर किसान सिंचाई करेगा, क्या करेगा, सिंचाई का मतलब होता है खेतों में पानी देना। तो जब किसान खेतों में पानी देता है ना, तो उर्वरक जो होता है ना वो पानी के साथ बह जाता है, पानी के साथ क्या हो जाता है, बह जाता है, पानी के साथ बह जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से फिर क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। इसकी वजह से फिर क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। फिर इसके वजह से जल प्रदूषण होता है। तो उर्वरक जो है ना जल प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा करता है, और ऊपर से ये पानी के साथ बह जाता है तो खेतों को सही से मिलता भी नहीं है। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है वो है खेती के प्रकार। खेती के प्रकार, भारत में ना बहुत अलग अलग तरीके की खेती की जाती हैं। ठीक है, उनमें से कुछ खेतों के प्रकार हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जो हमारा साइंस में हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक खेती का प्रकार है जिसको बोलते हैं मिश्रित खेती। क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती, मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती। ठीक है, मिश्रित खेती में क्या करते हैं किसान एक ही ज़मीन पर ना क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक खेतों को, 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाते हैं, 2 या 2 से अधिक फसलें उगाते हैं। ठीक है, उगाते हैं। ठीक है, मान लो एक खेत है, तो खेत के एक साइड उसने क्या कर लिया, किसान ने खेत के एक साइड गेहूं उगा लिया और खेत के दूसरे तरफ क्या उगा लिया, चना उगा लिया। तो किसान ऐसा करते हैं, गेहूं और चना एक साथ उगा लेते हैं, एक तरफ गेहूं एक तरफ चना। ठीक है, उल्ट ऐसे भी करते हैं कि एक तरफ गेहूं उगा लेते हैं, एक तरफ सरसों। तो ये होता है हमारा मिश्रित खेती। मिश्रित खेती का फ़ायदा क्या होता है कि मान लो किसान की गेहूं की फसल ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई किसी कारण, फिर भी किसान का जो चना का फसल है ना वो फिर भी ठीक रहता है। ठीक है, या फिर किसी कारण अगर गेहूं का फसल खराब हो गया तो सरसों का फसल सही रहेगा। तो मिश्रित खेती का यही फ़ायदा होता है कि एक फसल खराब हो गई फिर भी दूसरी फसल बची रहती है, तो किसान जो होता है ना वो घाटे में जाने से बच जाते हैं। ठीक है, एक दूसरा खेती का प्रकार होता है जिसे हम बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। क्या बोलते हैं, अंतरा फसलीकरण, अंतरा फसलीकरण। ठीक है, हिंदी में मिश्रित खेती को बोलते हैं
मिक्स क्रॉप, ठीक है। अंतरा फसली क्रॉप होता है। अंतरा फसलीकरण क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। मिश्रित खेती को बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग और अंतरा फसलीकरण होता है इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। अंतरा फसलीकरण में किसान क्या करते हैं, इसमें भी ना किसान दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाते हैं, फसलों को एक साथ उगाते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि मिश्रित खेती और अंतरा फसलीकरण में क्या अंतर है, ठीक है। अंतरा फसलीकरण में फसल कैसे उगते हैं ये उसका तरीका अलग होता है। अंतरा फसलीकरण में क्या करते हैं कि किसान ना, मान लो किसान ने एक लाइन में क्या उगाया, सोयाबीन। एक लाइन में किसान ने बोया सोयाबीन। क्या बोया, सोयाबीन। फिर किसान उसके जस्ट बगल वाले लाइन में ना कोई दूसरी फसल बोएगा, ठीक है, कोई दूसरी फसल बोएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सोयाबीन के साथ कौन सा बोएगा, मक्का। क्या बोएगा, मक्का। फिर उसके बगल वाले लाइन में सोयाबीन, ठीक है, फिर उसके बगल वाले लाइन में मक्का, ठीक है। इस तरीके से किसान क्या करता है, फसल करता है अंतरा फसलीकरण में। तो अंतरा फसलीकरण में क्या होता है कि किसान ना एक पैटर्न के साथ फसल उगाता है। एक लाइन में सोयाबीन तो एक लाइन में मक्का, फिर सोयाबीन फिर मक्का, ऐसा चलता है। लेकिन मिश्रित खेती में क्या होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। मिश्रित खेती में किसान एक तरफ पूरा गेहूं उगा लेता है और दूसरी तरफ पूरा चना उगा लेता है, ठीक है। लेकिन अंतरा फसलीकरण में एक लाइन में सोयाबीन फिर एक लाइन में मक्का, एक लाइन में सोयाबीन फिर एक लाइन में मक्का। तो अंतरा फसलीकरण में ना एक पैटर्न होता है, एक क्या होता है, खेती का पैटर्न होता है, ठीक है, जिसमें एक लाइन में कुछ और उगाते हैं, फिर एक लाइन में कुछ और, फिर एक कुछ और, फिर एक कुछ और, ऐसा चलता है, ठीक है। एक लाइन में कोई फसल, एक लाइन में फिर दूसरा फसल, फिर अगले लाइन में पहले वाला फसल, ऐसा कुछ उगता है। तो ये होता है अंतरा फसलीकरण। इसकी भी मदद से किसान जो होता है ना अपने खेतों को बचा लेते हैं। मान लो सोयाबीन का फसल खराब हो गया तो मक्का का फसल बचा रहता है, ठीक है। तो अंतरा फसलीकरण का फायदा ये होता है। किसान जब खेती करते हैं तो खेती के समय ना किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या होती है, और वो समस्या होती है खरपतवार की। किसकी समस्या होती है, खरपतवार की। इसको बोलते हैं इंग्लिश में वीड्स। क्या बोलते हैं, वीड्स। खेती के समय ना बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेवजह उग जाती हैं खेती के समय, ठीक है। अनचाही उगने वाली चीज़ें, ठीक है, इनको बोलते हैं खरपतवार, ठीक है। जैसे कि मान लो आप लोग गेहूं उगा रहे थे, लेकिन गेहूं तो उग रहा था, लेकिन गेहूं के साथ साथ ना घास उग गया। क्या उग गया, घास उग गया। तो घास तो आपको चाहिए नहीं था ना, तो घास तो आपके लिए क्या हो गया, खरपतवार हो गया। तो खरपतवार इसे कहते हैं। खरपतवार बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि खरपतवार क्या करते हैं, जो मेन फसल होता है ना उनका जो न्यूट्रिशन होता है ना वो चुराने लगते हैं। मान लो आपने गेहूं के लिए खाद डाला, आप गेहूं उगा रहे थे, आपने गेहूं को क्या डाला, खाद डाला, लेकिन खाद के अंदर का जो न्यूट्रिशन होगा वो कौन खा लेगा, खरपतवार खा लेगा, ये घास खा लेता है, ठीक है। तो खरपतवार को भी हटाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो खरपतवार को हटाने के लिए ना किसान किसका इस्तेमाल करते हैं, खरपतवार को हटाने के लिए किसान इस्तेमाल करते हैं पीड़कनाशी का। किसका इस्तेमाल करते हैं, पीड़कनाशी का। इंग्लिश में बोलते हैं पेस्टिसाइड का। किसका इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का। आपने सुना भी होगा, ठीक है। पेस्टिसाइड भी 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड भी कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के। एक होता है शाकनाशी, हर्बिसाइड। क्या होता है, हर्बिसाइड, ठीक है। तो शाकनाशी होता है, हर्बिसाइड होता है। एक होता है शाकनाशी, हर्बिसाइड, ठीक है। तो आपको मैंने बताया खरपतवार उग जाते हैं, खरपतवार बहुत बड़े दिक्कत होते हैं, तो खरपतवार को हटाने के लिए पीड़कनाशी का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। तो एक पीड़कनाशी होता है शाकनाशी, हर्बिसाइड, ठीक है। यहाँ पे शाक का मतलब होता है शाक सब्जी, सुना है ना आपने, शाक सब्जी, ये शब्द सुना होगा आपने, शाक सब्जी। तो शाकनाशी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग खरपतवार को हटाने के लिए। किसको हटाने के लिए, खरपतवार को, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने गेहूं उगाया, गेहूं के साथ घास उग गया, तो घास को अगर आपको मारना है तो आप शाकनाशी, हर्बिसाइड उस पर छिड़क दो, तो घास खुद ब खुद मर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और खरपतवार के कुछ एग्जाम्पल देख लो, खरपतवार के कुछ एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल होता है खरपतवार का गाजर घास। क्या होता है, गाजर घास। एक एग्जाम्पल होता है मोथा, ठीक है। और एक एग्जाम्पल होता है गोखुड़ू। क्या होता है, गोखुड़ू। ये कुछ खरपतवार होते हैं, किसानों को अच्छे से इनके बारे में पता है, आपको याद नहीं रखना, बस दिमाग में रखना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है।
अगला जो पीड़कनाशी होता है, पेस्टिसाइड होता है, उसको बोलते हैं कीटनाशी। क्या बोलते हैं? कीटनाशी। ठीक है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? कीड़ों को मारने के लिए। किसको मारने के लिए? कीड़ों को। कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं कीड़ों को मारने के लिए। खेत में कीटनाशी हम छिड़कते हैं ताकि कीड़ों को मार सकें। एक जो पीड़कनाशी होता है उसको हम बोलते हैं कवकनाशी। क्या बोलते हैं? कवकनाशी। ठीक है। फंगीसाइड। क्या बोलते हैं? फंगीसाइड। तो कई बार ना खेतों में ना कवक लग जाते हैं, हरे हरे कलर के होते हैं कवक। तो कई बार हरा हरा कलर का ना फंगी लग जाता है, कवक लग जाता है खेतों में। तो कवक को मारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? कवकनाशी का। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है आपका यहीं पे क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। और आपको इस चैप्टर का जो टेस्ट है वो कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया हो, और ज़्यादा खतरनाक चैप्टर है भी नहीं, लेकिन इससे सवाल बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। बस इसमें कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, थोड़ा वो दिक्कत वाला बात हो जाता है, लेकिन बिना याद किए, बिना मेहनत किए कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। ठीक है। थैंक यू।